नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर में अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज में दोस्तों लेक्चर नंबर 21 आज होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 पर। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड वाली सीरीज में हमें 5 से 6 एपिसोड पर चर्चा करनी है, जिसके अंतर्गत हम इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक के अर्थात की पूरी कंप्लीट हिंदी साहित्य के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आज ये तीसरा एपिसोड होने जा रहा है, जो कि 30-30 क्वेश्चनों में हमने इसको विभाजित किया है। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मुझे उम्मीद है कि आप निरंतर क्लासेस ले रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए मुझे अब ज्यादा कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है इस सीरीज के अंतर्गत। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली। शुरू करें उससे पहले जो अगर कोई नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार आप लोग सेशन को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं बल्कि इसके डिटेल क्लासेस हम इससे पहले ले चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 21वां लेक्चर होने जा रहा है, मतलब इससे पहले 20 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीटली इकाई 1 से लेकर के और इकाई 5 तक फुल डिटेल सेशन हमने लिए हैं, जिसमें एक एक बिंदु को, एक एक पक्ष को पूरे विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। और सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमी जैसे अन्य कई बड़े बड़े सब्जेक्ट भी दोस्तों हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स दिए गए हैं, और सभी नोट्स एक ही स्थान पर और सभी लेक्चर एक ही स्थान पर चाहिए आपको, तो फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपके लिए यह व्यवस्था की गई है कि आप सभी लेक्चर या कहीं के सभी सब्जेक्टों की लिंक आप एक ही स्थान पर ले सकते हैं। इसके अलावा सभी नोट्स की लिंक भी एक ही स्थान पर ले सकते हैं, और डेली लेक्चर का नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि पहली श्रेणी में 4 विकल्प दिए गए हैं आपको: भाषा विज्ञान, ध्वन्यात्मकता, अनुवाद और भाषा विज्ञान और अनुवाद का इतिहास। और पूछा गया है कि इन विकल्पों में से पहली श्रेणी में कौन शामिल है, जो कि साहित्यिक इतिहास का एक घटक भी है। क्या पूछा जा रहा है कि साहित्यिक घटक का इतिहास होने के साथ साथ साहित्यिक इतिहास का घटक होने के साथ ही साथ में कौन है इन 4 विकल्पों में से जो कि पहली श्रेणी में शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा अनुवाद का इतिहास। क्या होगा दोस्तों? अनुवाद का इतिहास। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे फिर से कि अगर आपकी सेशन लाइव आ रहा था लेकिन अचानक से प्रीमियर लाइव क्यों हो चुका है, और मैं आपको समय क्यों नहीं दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे सेशन है, 30 क्वेश्चन मात्र डिस्कस करना है, इसलिए स्पीड से कंप्लीट करेंगे, कम से कम समय इसमें लेते हुए इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सिर्फ आपके आपके पास जो भी सीरीज, अगर बुक नहीं है, कोई सीरीज से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो सीरीज से हटके ये प्रश्न आ सकते हैं, और है ना, तो इसी प्रकृति के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों में, है ना, इसीलिए आपको कुछ प्रश्न नए लगते हैं। तो इस पूरी सीरीज के माध्यम से लगभग 200 प्रश्नों के माध्यम से हम ये कंफर्म कर लेंगे कि कोई सा भी सेशन में कहें कि कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे नहीं। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में अनुवाद का इतिहास ही जो है साहित्यिक इतिहास का एक प्रमुख घटक माना गया है, और जो कि या कहें कि जिसे प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुवाद अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान किसने दिया था। तो उत्कृष्ट योगदान अनुवाद के अध्ययन में सबसे अच्छा या कहें कि सबसे उत्कृष्ट योगदान किसके द्वारा दिया गया था। 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं: जेम्स जोयस, ड्राइडन, पीटर रॉबिन्सन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा अनुवाद के अध्ययन की। अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रथम नाम उभर कर आता है पीटर रॉबिन्सन का। किसका? रॉबिन्सन का, पीटर रॉबिन्सन का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहले विकल्पों को ओपन कर लेते हैं। 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं: जॉन डेनहम, रॉबिन्सन, प्राज और बेसनेट। और पूछा गया है कि इनमें से कौन विद्वान है जो कवि भी है और अनुवादक भी है, विशेष रूप से अंग्रेजी के, और साथ ही साथ में जो अमेरिका के साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रॉबिन्सन साहब ही, पीटर रॉबिन्सन ही जो है अमेरिका के साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं, जो कि अनुवादक भी थे और कवि भी थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कविता, गद्य
नाटक और शब्द। पूछा जा रहा है कि इन चार विधाओं में से इनमें से कौन सी विधा है जिसको एक काव्य पाठ में अप्राप्य है, काव्य पाठ में अप्राप्य है, या फिर ऐसा कहें कि अधिक सूक्ष्म रूप से लिया गया है। इन चार विधाओं में से कविता, गद्य, नाटक और शब्द, ये जो चार विधाएं हैं, इन चार विधाओं में से कौन सी विधा है जिसे काव्य में अप्राप्य, काव्य के पाठ में अप्राप्य किया गया है और साथ ही साथ में अधिक सूक्ष्म रूप से इसको गढ़ा गया है या अधिक सूक्ष्म रूप से लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कविता, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अल्ब्रेक्ट न्यूबर्ट के अनुवाद में क्या उपलब्ध नहीं है, या कहें कि अल्ब्रेक्ट न्यूबर्ट के जो अनुवाद हैं वो किस भाषा में उपलब्ध नहीं है, ये पूछा गया है। और यहां पर काफी कंफ्यूजन हमें एग्जाम में होती है। नाम देख करके हम आसानी से सबसे पहले जो टिक मारते हैं वो अंग्रेजी को ही मारते हैं, है ना, जबकि न्यूबर्ट साहब जो थे ये जर्मनी के थे, जहां तक मेरी जानकारी है ये जर्मनी के थे, ठीक है ना। तो इन्होंने लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया था सिवाय एक भाषा को छोड़कर। कौन सी भाषा? ऐसे तो कई भी भाषा छोड़ी गई, लेकिन हमारे ऑप्शन के दृष्टिकोण से देखें तो अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी फ्रेंच, डेनिश और स्पेनिश भाषा में भी इनके द्वारा अनुवाद किया गया था। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, रॉबिन्सन बताते हैं कि उनके अपने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार विकल्प है, उपन्यास, लघु कहानी, गद्य और कविता। तो कहा जा रहा है कि उनके इनमें से कौन सी विधा को उन्होंने अपने को कविता के अनुवाद और अनुवाद करने के उद्देश्य से ऑपरेटिव धारणा के साथ बनाया था। किसे बनाया था उन्होंने? तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कविता। क्लियर है, कविता इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कविता और अनुवाद कविता, कविता और अनुवाद कविता अनुवाद की ओर एक किस प्रकार का रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं? किस प्रकार का? नकारात्मक, निराशावादी, आशावादी या फिर गलत? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आशावादी रचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो कविता और कविता अनुवाद की एक आशावादी रचनात्मक दृष्टिकोण है। क्लियर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चार विकल्प अनुवाद, कविता, अंतर्भाषी और अंतर्भाषी, दोनों विकल्प सेम है, सो के, ठीक है ना, दोनों एक सेम में चलेगा। तो पूछा गया है कि इन तीन विकल्प, तीन है चूंकि चार तो है नहीं, एक को हटा देते हैं हम, अब तीन ही विकल्प बचे हैं। तो इन तीन विकल्पों में से आत्मविश्वास बनाए रखा जा सकता है किस में? इन तीन विकल्पों में से किस में आत्मविश्वास बनाए रखा जा सकता है? क्योंकि मानवीय परिस्थितियां एक समान होती है। किसमें? अनुवाद में, कविता में या अंतर्भाषी अनुवाद में। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अनुवाद में ही आत्मविश्वास को बनाए रखा जा सकता है। तो यहां आत्मविश्वास का मतलब है कि जो कृति हम स्रोत भाषा से मूल लक्ष्य भाषा में लेकर के आ रहे हैं, तो जो आत्मविश्वास उस कृति का स्रोत भाषा में था वही आत्मविश्वास लक्ष्य भाषा में भी बनाए रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समाज की जो परिस्थितियां होती है, चाहे उनकी भाषा कुछ और हो, चाहे उनका धर्म कुछ और हो, है ना, लेकिन परिस्थितियां जो होती है समाज की वो एक समान ही, लगभग एक समान ही होती है, अगर कुछ कारणों को हम इग्नोर कर दें तो। इसीलिए कहा गया है कि अनुवाद में ही आत्मविश्वास को बनाए रखा जा सकता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रॉबिन्सन विचारकों द्वारा प्रस्तुत अनुवाद संबंधी असंभावना के दार्शनिक आधारों को चुनौती देती है, जैसे कि। कहने का अर्थ यह है कि जो रॉबिन्सन विचारक रहे, क्योंकि रॉबिन्सन एक व्यक्ति का ही नाम, वैसे तो व्यक्ति का ही नाम था, लेकिन रॉबिन्सन अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा युग के नाम से यूरोप में, या कहें कि पश्चिमी जगत में एक युग के नाम से जाने जाने लगा था। ठीक है, तो उनके समय के जो विचारक रहे हैं या उनको समर्थन करने वाले जो विचारक रहे हैं, उनके द्वारा जो अनुवाद प्रस्तुत किए गए थे, उनमें अपने आप में ही जो है एक चुनौती देने वाले आधार रहे थे उनके आपस के अनुवाद, जैसे कि सुमान, निदा, विलार्ड वर्सेस क्वीन या रॉबिन्सन। तो ये जो विलार्ड वर्सेस क्वीन है, ये इनके जो अनुवाद रहे हैं, ये इसी धारणा के अनुवाद रहे हैं जिनमें आपस में ही एक संघर्ष नजर आता है। क्लियर, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किस अनुवादक ने होमर के महाकाव्य का अनुवाद करने के लिए एक गतिशील तुल्यता का प्रयास किया था?
अनुवादक, किस अनुवादक ने, निदा, बेवरियू या पोपोविक या फिर लेवी। तो इन चार विद्वान या कहें कि चार अनुवादक हैं। पूछा गया है कि इनमें से किस अनुवादक ने होमर के महाकाव्य का अनुवाद करने के लिए एक गतिशीलता को अपनाने का प्रयास किया था। तो यहां राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेवरियू राइट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवाद सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है? प्रभावी होती है, अभिव्यंजक होती है, सामान्य होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? अनुवाद सिद्धांत की प्रकृति, तो अनुवाद सिद्धांत की प्रकृति कैसी होगी? सामान्य प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है, किस अनुवाद को प्रत्यक्ष अनुवाद या निकट अनुवाद भी कहा जा सकता है? किस अनुवाद को? प्रत्यक्ष और निकट अनुवाद। तो इसका मतलब कि वास्तविक अनुवाद कौन हो सकता है? बना वास्तविक अनुवाद। तो मुक्त अनुवाद, ये थोड़ी सी वास्तविकता से थोड़ा अलग है हो जाता है। शाब्दिक अनुवाद, इसको थोड़ा बचा के रखते हैं। शब्द अनुवाद या फिर व्याकरण अनुवाद। मुक्त अनुवाद चूंकि ये प्रत्यक्ष धारणा से थोड़ा सा अलग हो जाता है इसलिए इसको हटा देंगे। शब्द अनुवाद, तो यहां शब्द का अनुवाद, शब्द के साथ साथ में भाव का भी तो चाहिए ना। व्याकरण अनुवाद भी हट जाएगा, सिर्फ शाब्दिक अनुवाद ही बचा हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद ही प्रत्यक्ष अनुवाद कहलाता है और निकट अनुवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हमने अनुवाद वाले सीरीज में जब डिटेल क्लासेस ली थी उसमें भली भांति पूरे विस्तार से समझा भी था, है ना। अगला प्रश्न है, भाषा की मार्गदर्शक क्या है? सामाजिक वास्तविकता, आत्म वास्तविकता, नवाचार या फिर कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की मार्गदर्शक कौन हो सकती है? भाषा की मार्गदर्शक, भाषा किसके अनुसार निर्धारित होती है? तो समाज के आधार पर निर्धारित होती है भाषा, है ना, क्योंकि हर समाज की अलग भाषा पाई जाती है। वैसे अगर चाहे भारत में देख ले, विश्व के किसी भी क्षेत्र में देख ले, तो समाज का एक मुखौटा होती है भाषा, ठीक है ना। इसलिए सामाजिक वास्तविकता ही भाषा की मार्गदर्शक हो सकती है, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा एक क्या कौन सी प्रणाली है? कौन सी प्रणाली है? इनोवेटिव प्रणाली है, क्रिएटिव प्रणाली है, रिमॉडलिंग है या मॉडलिंग प्रणाली है? तो भाषा जो है वो दोस्तों भाषा एक मॉडलिंग प्रणाली है। कैसी? मॉडलिंग प्रणाली, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चार विकल्प है, उच्चारण, भाषा विज्ञान, अनुवाद और अर्थ। और पूछा गया कि इन विकल्पों में से किसी भाषा के शाब्दिक और व्याकरणिक आइटम के प्रतिस्थापन से कहीं अधिक शामिल है। कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि जिसमें कि किसी भाषा के शाब्दिक और व्याकरणिक आइटम के प्रतिस्थापन से अधिक उसमें वो शामिल होता है। किसी भाषा के जो शाब्दिक है ना, शाब्दिक प्रतिस्थापन होता है, मतलब शब्दों को पलटा जाता है या व्याकरणों को एक दूसरे में बदला जाता है, तो उसके प्रतिस्थापन से कौन सबसे ज्यादा उसमें शामिल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद। क्योंकि अनुवाद में न शब्दों को देखा जाता है न व्याकरणों को देखा जाता है, क्योंकि अनुवाद में तो उस पूरी कहानी को देखा जाता है, जिसे पूरी कहानी को ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है ना। तो अनुवाद ही वह प्रक्रिया है जो शाब्दिक और व्याकरणिक आइटमों के प्रतिस्थापन से भी ज्यादा उसमें शामिल होता है। कौन है? अनुवाद। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यूनिज निडा तुल्यता के कितने प्रकारों की पहचान करते हैं? यूनिज निडा जो कि एक विद्वान का नाम है, और प्रश्न ये है कि इन्होंने तुल्यता के कितने प्रकार बताए हैं? तुल्यता के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 4, 5 या 3? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने तुल्यता के कितने आधार बताए हैं? 2 आधार बताए हैं या 2 प्रकार बताए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, स्रोत भाषा, है ना, 4 विकल्प है आपके सामने, श्रोता, वक्ता, अनुवादक और नोटन। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जिसको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए? क्या श्रोता को, सुनने वालों को दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है? जैसे आप मूवी देख रहे हैं हिंदी में, है ना, तो क्या हिंदी वाली मूवी देखते वक्त अगर आप हिंदी भाषा के अच्छे ज्ञानी हैं और हिंदी भाषा में ही मूवी देख रहे हैं, तो क्या जरूरी है आपको कि जो पिक्चर हो सकता है कि साउथ इंडिया की हो या फॉरेन के किसी अन्य देश की हो, वो किसी और भाषा में बनी थी लेकिन उसका जो है डबिंग होकर के वो हिंदी में आई है, तो हिंदी में ही आप देख रहे हैं और हिंदी आप समझते हैं, तो क्या जरूरी है कि उसकी वो स्रोत भाषा जिसमें वो मूवी बनी थी उसका भी ज्ञान होना चाहिए आपको? तो यह कहेंगे नहीं, है ना। वक्ता के लिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि उसको भी डब कर दिया जा सकता है।
एक नॉर्टन इसके लिए आवश्यक नहीं है, सिर्फ अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको स्रोत भाषा का भी ज्ञान हो और लक्ष्य भाषा का भी ज्ञान हो, तभी कहीं जाकर के वो अनुवाद कर सकता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, अनुवादनीयता में क्या संभव है? अनुवादनीयता किस में संभव है? एक नाटक में अनुवादनीयता क्या नाटक में संभव है, सांस्कृतिक संदर्भ में संभव है, गद्य में या व्याकरण में? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अनुवादनीयता अर्थात कि अनुवाद जो होता है समाज की परिस्थितियों के आधार पर होता है ना, यह समाज की परिस्थितियों को शामिल करके होता है, इसलिए यह सांस्कृतिक संदर्भ को अपने अंदर लिए होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुवादनीयता सांस्कृतिक संदर्भ में ही संभव हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, 4 विकल्प है, मैथ, ट्रांसलेशन स्टडीज, विज्ञान और साहित्य। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस में अनुवाद की प्रक्रिया की जांच करने वाला एक गंभीर अनुशासन हो सकता है? गंभीर अनुशासन कौन सा? अनुवाद की प्रक्रिया की जांच करने वाला, जो अनुवाद की जांच करे यार, है ना, अनुवाद जो ट्रांसलेशन होता है ना उसको परखे, उसकी जांच करे, तो किस में हो सकता है ये? यार ट्रांसलेशन स्टडीज में। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भावानुवाद और शाब्दिक अनुवाद। भावानुवाद और शाब्दिक अनुवाद, ये अनुवाद के दो अलग अलग विपरीत छोर बताए गए हैं, जैसे कि हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसी प्रकार से अनुवाद के भी ये दो पोल हैं, दो छोर हैं। किसके द्वारा कहे गए थे? ये किसके द्वारा बताए गए थे? 4 ऑप्शन है, अब्राहम काउली, BTR स्टेनर, या फिर ड्राइडन, या फिर जॉन डेनहैम। यार बार बार इनका नाम पता नहीं क्यों जुबान पे आ रहा है, डेनहैम, जॉन डेनहैम। राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो अनुवाद के दो छोर बताए थे, भावानुवाद और शाब्दिक अनुवाद। किसने बताए थे? ड्राइडन ने बताए थे। ठीक है, ड्राइडन ने, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुवाद पर ड्राइडन के विचारों का किसके द्वारा अनुसरण किया गया था? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, इब्राहिम काउली के द्वारा, जॉन डेनहम के द्वारा, या प्रास के द्वारा? तो ड्राइडन साहब ने जो विचार दिए थे अनुवाद को लेकर के, उन अनुवादों का समर्थन किसके द्वारा किया गया था एग्जैक्टली, या फिर उन विचारों का समर्थन या अनुसरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों उस समय ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा इनके विचारों का अनुसरण किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। 4 विकल्प हमेशा की तरह, लेक्सिकल, ऐतिहासिक, भाषाई और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके परिप्रेक्ष्य के बिना अनुवाद अध्ययन नहीं किया जा सकता या अधूरा है? लेक्सिकल के बिना या लेक्सिकल के परिप्रेक्ष्य के बिना अनुवाद हो सकता है या नहीं? ऐतिहासिक संदर्भ के बिना अनुवाद हो सकता है या नहीं? भाषाई संदर्भ या भाषाई माहौल के बिना अनुवाद हो सकता है या नहीं? तो ये सब गलत है, बल्कि ऐतिहासिकता, अगर ऐतिहासिक पुट नहीं हो सकता तो किसी का अनुवाद करना ही संभव नहीं होगा या वो अधूरा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास तो अति आवश्यक है। इतिहास होगा जिस स्रोत पाठ का या स्रोत विषय का, उस स्रोत विषय का भी इतिहास होना आवश्यक है, तभी कहीं जाकर के उसका अनुवाद लक्ष्य भाषा में आकर के अपना प्रभाव दे पाएगा, छोड़ पाएगा। अन्यथा कोई उस अनुवाद पर विश्वास ही नहीं करेगा तो अनुवाद किस काम का? ठीक है ना, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक संदर्भ। अगला प्रश्न लेते हैं, 18वीं शताब्दी की अवधारणा अनुवादक को अपने मूल विषय और अपने रिसीवर दोनों के लिए नैतिक कर्तव्य के साथ, एक ऑप्शन दिया गया है, या नकल करने वाले के रूप में देखती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो 18वीं शताब्दी, 17वीं या 18वीं शताब्दी के समय में अनुवादक को किस नाम से जाना जाता था? 17वीं 18वीं शताब्दी के समय में अनुवादक को किस नाम से जाना जाता था? तो एक तो नकल करने के नाम पर, है ना, और इसी प्रकार से उस नकल जैसा ही एक नाम और भी है। क्या संगीतकार हो सकता है, क्या पेंटर हो सकता है, या फिर कलाकार हो सकता है, कथावाचक हो सकता है? तो एक नकल करने वाला, दूसरा इसका समान स्तर पर आ रहा है पेंटर। मतलब कि स्रोत भाषा से
पेंटिंग करके लक्ष्य भाषा में उस चित्रात्मक पद्धति को लेकर के आ जाना, है ना। इसीलिए कहा गया है कि 18वीं शताब्दी की अवधारणा अनुवादक को अपने मूल विषय और अपने रिसीवर दोनों के लिए, मूल विषय मतलब स्रोत भाषा, रिसीवर मतलब लक्ष्य भाषा, दोनों के लिए नैतिक कर्तव्य के साथ में, नैतिकता तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उसे पेंटर या नकल करने वाले के रूप में भी पहचाना जाता था। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गोयथे ने क्या तर्क दिया था, किसके संबंध में साहित्य को अनुवाद के कितने चरणों से गुजरना चाहिए। गोयथे ने साहित्य को कितने चरणों से गुजरना चाहिए, साहित्य ने कितने चरण बताए थे इसके, 7, 6, 5 या 3। तो गोयथे साहब ने कहा था कि किसी भी साहित्य को अनुवाद जब होता है उसका, तो उसे निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। स्टेनर ने अनुवाद के इतिहास को अवधियों में विभाजित किया। स्टेनर ने अनुवाद के इतिहास को कितनी अवधियों में विभाजित किया था, 4 में, 3 में, 5 में या 1 में। तो स्टेनर साहब ने इतिहास को 4 अवधियों में, 4 कालों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, शेली एंड, ये एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए, शेली एंड ट्रांसलेटर द्वारा, है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, A.V. रीव या जेकबसन या टिमोथी वेब या पोपोविक। इसका राइट ऑप्शन होगा टिमोथी वेब के द्वारा। ठीक है, शेली एंड ट्रांसलेटर जो है ये टिमोथी वेब के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कुछ रहते हैं ना कि यार जुबान पर नहीं आते हैं और दरअसल हम भी नहीं कहीं कहीं, अब जैसे कि ये टिमोथी वेब साहब है, इनको एक्चुअल में हमने भी नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन आ गए ना अचानक से प्रश्न में। और इसी प्रकार से तो आपके एग्जाम में भी आपके सामने अचानक से कोई सा भी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं होता है और आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं देखा है, और फिर वहां क्या होता है, हम गेस करना चालू कर देते हैं और गलत किसी को भी टिक मार किए जाते हैं। तो उन चीजों से हमें दरअसल बचना चाहिए। इसलिए संभवतः कोशिश करो कि उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है सब कुछ पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ लो, मत रटो। रटने का कौन बोलता है, बस 2-4 बार पढ़ तो लो उसको। 2-4 बार भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो वो दिमाग में रह जाता है, एग्जाम के टाइम पे सब याद आ जाता है। चाहे भले ही क्लियरिटी के साथ याद ना है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, ये नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता इसी से आप आंसर निकाल ले जाओगे, है ना। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, इनकी यही खूबसूरती होती है कि जो हम डिटेल पार्ट में पढ़ते हैं उनके अलावा भी, क्योंकि आप जानते हैं कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी लेक्चर लेंगे, अगर मेरे पास भी लेंगे तो मैं भी आपको 2 या 3 परिभाषा दिखा दूंगा, हर एक टॉपिक की 2 या 3 परिभाषा दिखा दूंगा। तो 2-3 परिभाषा दिखाऊंगा तो 2 या 3 विद्वानों के नाम ही आपके सामने आएंगे। लेकिन यहां तो आप ये 30 प्रश्नों की सीरीज में अभी तक कितने विद्वानों के नाम जान चुके हैं आप लोग, है ना। तो कई सारे विद्वान है, कई सारे अनुवादक है जिनके नाम आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर अच्छे नंबरों की प्राप्ति चाहते हैं तो, और बाकी तो काम चलाओ नंबर तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, 2 दिन की पढ़ाई से भी ले सकते हैं, क्या है उसमें, एक रिवीजन लगाएंगे किताब का शुरू से आखिर तक का, दैट्स ऑल, चलेगा एग्जाम देने। और अभी तक का तो हमारा बीए का इतिहास तो यही रहा है ना, कि एक रिवीजन से ही बस कल एग्जाम है, आज पढ़ने बैठते हैं। और ऐसे विद्वानों के फोन मेरे पास आते भी हैं, मैसेज भी आता है कि सर कल पेपर है और आज से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, कृपया करके मेरी मदद करें। तो मैं तो क्या ईश्वर भी आकर उनकी मदद नहीं कर सकते भाई, कैसे करेंगे यार, हम खुद कंफ्यूज है कि एक रात में हम कौन सा इसे तीर मार देंगे कि आप लोगों की तैयारी हो जाए और आप लोग जो है खंबे गाड़ कर आ जाए एग्जाम क्षेत्र में, तो संभव नहीं है ऐसा, है ना। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने इतनी मेहनत की है, काफी सारा कुछ पढ़ा है, तो उसके इर्द गिर्द का भी क्षेत्र पढ़ लीजिए। विद्वान भले आपको नाम ना रटा है, नाम आपको याद ना रहे, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप एक श्योरिटी के साथ रहे कि नहीं यार मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा जरूर है, इसलिए मैं इसको गलत नहीं करूंगा, और वास्तविक रूप से आप गलत करके नहीं आएंगे, है ना। तो एमसीक्यू लाने का सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि बस ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने पटक दिए और बस हो गया काम, तो ऐसा नहीं होता है। इनमें भी विस्तार छुपा होता है। एक देखिए जितने दृष्टिकोण से देखोगे ना उतनी जो है गहराई इसमें नजर आएगी। एक एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होते आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लेकिन आपके दृष्टिकोण भी 4 होना चाहिए देखने के, और बल्कि 4 तो कम है, कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। नजर आपको क्या आ रहा है, एक प्रश्न और एक राइट ऑप्शन, ये आपको नजर आ रहा है ना, कि इस प्रश्न का ये राइट ऑप्शन है, और हमारी गलती क्या होती है कि हम 3 ऑप्शनों को इग्नोर कर देते हैं।
अरे भाई वो आपको सिखाते हैं कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। क्या गारंटी है एग्जाम में भी यही आएंगे? जो है राइट है वो तो आएगा, लेकिन जो रॉन्ग है क्या वही आएंगे? जरूरी नहीं है, ऐसा पलट के भी दे सकते हैं। तो उस समय क्या करोगे फिर अब आप? इसलिए अगर आप एक क्वेश्चन लगाते हो, एक एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो ना, तो आपके 4 फैक्ट तैयार होते हैं। 2 एमसीक्यू लगाते हो तो 8 फैक्ट तैयार होते हैं। 3 लगाते हो, 4 लगाते हो, आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। अगर आपने 30 क्वेश्चन लगाए, 30 इंटू 4 कर दीजिए आप, सोचिए, तो लगभग 120 फैक्ट आपको याद होते हैं 30 प्रश्नों में। 120 फैक्ट जो शायद एक विषय में अपना अभी तक याद नहीं कर रखे होंगे, एक सेशन में, इसी आधे घंटे के एक सेशन में ही। इसलिए कहता हूं हर सेशन को गहराई से ले, है ना, अपने इमोशन के साथ जोड़कर ले, स्टडी वाले इमोशन के साथ में, किसी को बेकार ना समझे। ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर है, इनको थोड़ा गहराई से ले, थोड़ा सा सीरियस होकर के ले। और जब आप इस प्रकार के सेशन भी लेने लगोगे और इनको भी आप अच्छे समझने लगोगे, तो मैं वास्तविक रूप से कहता हूं जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप अपने आप को और लोगों से बेहतर सहज महसूस करोगे, बहुत ही सहज महसूस करोगे। और सिर्फ जाते वक्त ही नहीं, पेपर से आते वक्त भी अपने आप को सहज महसूस करोगे और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं यार बहुत अच्छा पेपर करके आया और बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। खैर, अगला प्रश्न लेते हैं। 3 प्रश्न मात्र और बचे हैं, 3 प्रश्न और बचे हैं। एरिक जैकबेसन का दावा है कि अनुवाद एक क्या है? आविष्कार है। किस प्रकार का? किस में, है ना, किस भाषा का आविष्कार है? ग्रीक का है, रोमन का है, स्पेनिश का है या लैटिन का है? तो किसका एक आविष्कार है? एरिक जैकबेसन ने दावा किया था कि यह रोमन का आविष्कार है। अनुवाद जो है रोमन का आविष्कार है। मतलब ये कि जैकबेसन साहब का कहना था कि जो अनुवाद की शुरुआत हुई है ना, ये शुरुआत रोमन से हुई थी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन माफ कीजिएगा। सुसान बेसनेट कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आर्विक या फिर नॉर्टन, कौन से विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर थे? सुसान बेसनेट पूछा जा रहा है कि इन 4 जो विश्वविद्यालय हैं इनमें से किस विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ऑर्विक या नॉर्टन? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा और वारविक का। ठीक है ना, वारविक विश्वविद्यालय में के ये प्रोफेसर रहे थे। अगला प्रश्न है, सुसान बेसनेट 1945 के समय के रहे हैं। ये एक उपन्यासकार थे, क्लर्क थे, प्रबंधक थे या अनुवाद सिद्धांतकार थे? तो कोई शक नहीं है, अनुवाद सिद्धांतकार थे। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं भैया अनुवाद वाले पेपर में आएंगे तो क्लर्क थोड़ी ना पूछेगा, वो प्रबंधक उपन्यासकार थोड़ी ना पूछेगा। ठीक है ना, तो अनुवाद सिद्धांतकार थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, नीता का जन्म ओक्लाहोमा सिटी में कब हुआ था? ओक्लाहोमा सिटी में किस दिनांक को हुआ था? दिनांक दी गई है 18 नवंबर 1914 में, 11 नवंबर 1914 या 12 नवंबर 1915 या 19 नवंबर 1919 में। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 11 नवंबर 1914 को इनका जो है ओक्लाहोमा सिटी में जन्म हुआ था, नीता साहब का। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड 3 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 4 में, कल इसी समय पर। क्लियर है? मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में मिलेंगे। और आप लोगों के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो भी इतिहास के छात्र हैं उनके लिए विशेष रूप से कि बहुत ही जल्दी अर्थात कि ये 3-4 दिन में ही ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है। उसके तुरंत बाद में हम मध्यकालीन इतिहास का दौर फिर से सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि इतिहास को जहां पर हमने छोड़ा था, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास सेकेंड ईयर में, उसे हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो भी इतिहास वाले छात्र हैं वो ये इंफॉर्मेशन पाकर के खुश हो सकते हैं कि आपका इतिहास अब पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जहां से छोड़ा था वहीं से वापस से कंटिन्यू कर देंगे हम। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। थैंक यू सो मच।